हेलो गाइस, चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप सुनने वाले हैं गोएदाम सीज़न 1 के पार्ट 2 का नरेशन। इसमें हम कवर करेंगे एपिसोड 4 से लेकर 8। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा और आप चाहे तो चैनल पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। खैर, इंट्रो को रोल करते हैं और नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड ओपन होता है क्लासरूम में। देखा जाए तो ये वही क्लासरूम है जिसे एपिसोड 1 में दिखाया गया था। आप लोग नोटिस करेंगे पीछे दीवार पर वही दो लड़कियों की तस्वीर लगी हुई है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम येसु था। वो अपने फ़ोन पर ग्रुप चैट देख रही थी। क्लास में दूसरी लड़कियों का ग्रुप उनकी क्लासमेट जिन ग्योंग की मौत के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है जिन ग्योंग ने ट्रक के सामने कूदकर अपनी जान दे दी और उसके नीचे का शरीर पूरी तरह से कुचल दिया गया है। येसु अपनी सीट पर बैठे ये सब कुछ सुन रही थी। क्लास में टीचर आती है जो क्लास को कहती है कि जिन ग्योंग की डेथ पर इतना गिल्टी मत फील करो। वो कहती है कि पुलिस ऑफिसर्स को कोई भी जवाब मत देना और पूछती है कि क्या सब लोगों ने टेक्स्ट मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं। फिर वो टीचर अजीब नज़रों से येसु की तरफ देखती है। टीचर वहाँ से चली जाती है और साथ ही में क्लास ख़त्म होती है तो सभी स्टूडेंट्स वहाँ से बाहर चले जाते हैं। येसु क्लास में परेशान सी बैठी थी। वो ग्रुप मैसेजेस को चेक करती है, फिर वो ग्रुप से एग्ज़िट कर देती है। हमें क्लास में जाते हुए एक और लड़की दिखाई जाती है जिसे आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, यानी कि सोवी, जो टॉयलेट जाती है सिगरेट पीने को और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। येसु अब क्लास में अकेली थी, घबराई हुई सी। शाम हो चुकी थी, सब लोग जा चुके थे। टीचर अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो उसे येसु का मैसेज आता है कि क्लास में आइए। वो जिनयोंग के मौत के बारे में बात करना चाहती थी। वो टीचर क्लास की तरफ जाती है। उसने रेड कलर के हील्स पहने हुए थे। अब वो क्लास में एंटर होती है, लाइट्स चालू करने की कोशिश करती है पर वो नहीं होती। वो येसु को अपनी सीट पर बैठे देखती है। वो उसके पास जाती है और आगे वाली सीट पर बैठती है। वो उसे सांत्वना देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो बेंच के नीचे देखती है तो येसु के पैरों से खून बह रहा था। टीचर डरी हुई सी ऊपर देखती है। वो येसु की ओर देखती है। येसु अपना चेहरा ऊपर करती है तो वो असल में येसु नहीं पर जिन ग्योंग थी। टीचर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जिन ग्योंग उससे बात करने के लिए बेंच पर लीन करती है तो उसकी बॉडी के ऊपर का हिस्सा लटकता है और बाकी का हिस्सा नीचे गिर जाता है। जैसा कि एपिसोड की शुरुआत में ये एस्टेब्लिश कर दिया गया था कि जिन ग्योंग को ट्रक ने कुचल दिया था, जिस वजह से उसकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी अलग हो गई थी। क्लास में जिन ग्योंग टीचर से कहती है कि येसु के पैर मुझे फिट नहीं हो रहे तो मुझे आपके पैर चाहिए। वो टीचर की तरफ आगे बढ़ती है, टीचर चीखती है और सीन कट होता है। अगले सीन में हमें जिन ग्योंग क्लासरूम से बाहर आती दिखाई जाती है, जिसके पैर मुड़े हुए थे और उन पैरों में रेड हिल्स थी। इसका मतलब ये कि ये टीचर के पैर थे। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। अब एपिसोड को एक्सप्लेन करूँ तो ये एपिसोड 1 की स्टोरी के आगे का रेफरेंस है। इस एपिसोड में सोवी को दिखाया गया जो अभी जिंदा है। असल में जिनगोंग को बुली किया जा रहा था ग्रुप में क्लासमेट्स के द्वारा। इस बुलिंग में येसु भी शामिल थी। येसु ने उस ग्रुप में काफ़ी कुछ बुरा भला कहा था उसे, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। अब सवाल ये है कि टीचर को क्यों मारा गया। तो बात यह है कि टीचर को अपने स्टूडेंट्स को बुलिंग से बचाना चाहिए, पर यह सब कुछ हो जाने के बाद भी सच सामने लाने की बजाय वो उसे छुपाने की कोशिश करती है। इससे टीचर का असली नेचर भी सामने आता है कि वो भी दूसरी लड़कियों की तरह ही अपने समय में एक बुली रही होगी। अब एपिसोड 6 पर आते हैं। एपिसोड ओपन होता है लिफ्ट के अंदर एक लड़के को दिखाते हुए। लिफ्ट 10th फ्लोर पर थी। वो लड़का अचानक से लिफ्ट में किसी से बात करता है। फिर वो अपने कान को बंद करता है। शायद कोई तेज़ आवाज़ आ रही थी और दर्द में नीचे बैठ जाता है। फिर वो गिर जाता है लिफ्ट की साइड से लगकर। फिर वो अपने सर को पटकने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग में पुलिस आई हुई थी और एक पुलिस ऑफिसर इस लिफ्ट के कैमरा से रिकॉर्ड हुई वीडियो को अपने फ़ोन पर देख रहा था। उसका साथी उसे कहता है यह हादसा कल रात हुआ था। लिफ्ट के अंदर एक लाश थी जो बुरी तरह से जली या सड़ी हुई लग रही थी, जिसे फॉरेंसिक्स वाले लोग चेक कर रहे थे। दोनों ऑफिसर्स बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो वहाँ पर उनका एक और कोलीग आता है जो कहता है कि जो लड़का गायब है उसने ये ऑनलाइन पोस्ट किया था। वो एक पेपर दिखाता है जिसमें वो ऑनलाइन पोस्ट की कॉपी थी। वो बताता है कि ये पोस्ट इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के बारे में है और ये इन दोनों काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है
ऑफिसर पूछता है क्या एलिवेटर से इंटर डायमेंशनल ट्रैवल होता है। उस ऑनलाइन पोस्ट में पूछा गया था कि दूसरे डायमेंशन में कैसे जाया जाए। उसके नीचे आंसर दिया गया था कि इस प्रक्रिया को सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच ही किया जाना चाहिए। ऑफिसर अपने कलीग्स को इस तरह के और फुटेजेस ढूंढने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात का समय था। वो ऑफिसर उस बिल्डिंग में आता है, लिफ्ट में जाता है और पोस्ट में बताए गए प्रोसीजर को फॉलो करता है। उस आर्टिकल में लिखा था कि बटन्स 2, 4, 6 और 7 को एक साथ प्रेस करें और वो ऑफिसर ऐसा ही करता है। और लिखा था कि जैसे ही बटन्स की लाइट ब्लिंक करना बंद करेगी, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल शुरू हो जाएगा। इसके बाद पहले 2nd फ्लोर पर जाना है, फिर 10th फ्लोर पर, उसके बाद 4th फ्लोर और आखिर में 6th फ्लोर पर। ऑफिसर ऐसा ही करता है। वो पहले 2nd फ्लोर पर जाता है, वहाँ फ्लोर दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं था। फिर वो 10th फ्लोर पर जाता है, वहाँ भी वैसा ही था। फिर वो 4th फ्लोर पर पहुँचता है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो सामने फ्लोर नहीं था, सब कुछ काला दिख रहा था। फिर अचानक से सामने एक और लिफ्ट दिखती है उसे। उसका दरवाज़ा खुलता है और उसमें सामने ऑफिसर खुद को देखता है और घबरा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सामने आईना रखा हो। फिर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होता है। ऑफिसर डरते हुए ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने जाता है तो पीछे से एक हाथ आता है तेज़ी से, जो दूसरा बटन दबाता है, जिससे ऑफिसर घबरा जाता है। ऑफिसर लिफ्ट में देखता है तो कोई नहीं था। लिफ्ट अब 10th फ्लोर पर आती है, दरवाज़ा खुलता है और सामने अब 10th फ्लोर दिखता है। दरवाज़ा फिर से बंद होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिफ्ट में अब एक और औरत थी जो लिफ्ट के साइड को फेस करते हुए खड़ी थी। वो औरत उससे 1st फ्लोर का बटन दबाने को कहती है और ऑफिसर डर के मारे कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर वो औरत लिफ्ट के बाहर जाने को मुड़ती है तो ऑफिसर उसे बुलाता है। वो औरत फिर अपनी जगह जाकर खड़ी हो जाती है। लिफ्ट बंद होती है और उस औरत की गर्दन क्रैक और ट्विस्ट करती है। वो औरत अजीब बर्ताव कर रही थी और ऑफिसर को कोई तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो अपने कान बंद कर लेता है और गिर जाता है। आवाज़ बंद हो जाती है। ऑफिसर उस औरत की तरफ देखता है। वो औरत मुड़ती है और उसका फेस बहुत डिफॉर्म्ड था, जिसे देखकर ऑफिसर डर जाता है। उसके नाक से खून निकलने लगता है। फिर वो औरत उसके पास आती है और उसके सर को पकड़कर उसे पटकती है और लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर के नीचे जाते हुए दिखाया जाता है। वो ऑफिसर मर जाता है और सीन कट होता है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में इस ऑफिसर की लिफ्ट की रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी। सीन फिर कट होता है। ऑफिसर को दिखाया जाता है इंसिडेंट से, जहां ऐसा लगता है कि वो खुद अपना सर पटक रहा था। लिफ्ट अब 1st फ्लोर पर पहुंचती है। सीन कट होकर अब ऑफिसर और उसके कलीग को लिफ्ट के बाहर दिखाया जाता है। वो दोनों अंदर पड़ी लाश को देखते हैं। ऑफिसर का कलीग कहता है कि इसके कपड़े तो बिल्कुल आपके जैसे ही है, जिस पर ऑफिसर कहता है कि कुछ भी मत बोलो। सीन कट होता है। अब हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती है जो लिफ्ट में आती है। आप गौर करें तो इसमें मिन योंग है और उसकी दोस्त है, जिनकी स्टोरी 4th एपिसोड में दिखाई गई थी। ये दोनों लिफ्ट में वही इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के लिए आई थी। वो इसे ट्राई करना चाहती थी। दोनों अब अंदर जाती है, लिफ्ट बंद होती है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। ये एपिसोड काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो अब डिटेल्स को एक्सप्लेन करता हूँ। ऑफिसर जब लिफ्ट में जाता है 4th फ्लोर, तो उसमें उसे सामने की ओर उसी के जैसा एक आदमी दिखाई देता है, जो कि वो खुद ही था पर अलग डायमेंशन से। जहाँ वो व्यक्ति वही इन्वेस्टिगेट कर रहा था जो यहाँ पर ये ऑफिसर कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। बात करें लिफ्ट में दिखाई गई औरत की, तो उसका चेहरा काफ़ी ट्विस्टेड था, डिफॉर्म था। इसका मतलब है कि वो एक स्पिरिट है जो कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल में हुई कुछ गड़बड़ी की वजह से क्रिएट हुई होगी। फिर बात करें कि एंड में जब ऑफिसर और उसका कलीग जिस लाश को देख रहे थे, वो असल में ऑफिसर की ही लाश थी, पर दूसरे डायमेंशन वाली, जो इस डायमेंशन में पहुंच गई थी। इसी तरह से शुरुआत में ऑफिसर का एक और कलीग आता है और कहता है कि गायब हुए लड़के ने एक ऑनलाइन पोस्ट डाली थी, तो वो लड़का इसी तरह से दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया था, इसीलिए वो अपने डायमेंशन से गायब हो चुका था। आखिर में मिन योंग और उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि ये एपिसोड 4th में दिखाई गई स्टोरी के पहले का इंसिडेंट है। एपिसोड 7 ओपन होता है एक बच्चे को दिखाते हुए, जो अपनी मॉम के साथ अपने नाना नानी के घर जा रहा था। जाते हुए वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि दरवाज़ों पर लगाए गए तालिस्मान को मत हटाना।
नज़दीक ही एक लड़का गायब हुआ है और एक पुलिस वाला भी जिसकी मौत हुई है। अब माँ और बेटे वहाँ से चले गए थे। पति कुछ देर सो जाता है, फिर उठता है तो वो अपने दरवाजे के फाउंडेशन से बाल निकलते हुए देखता है। वो आदमी उसे चलते हुए नोटिस करता है। वो अब उसे खींच कर निकालता है तो ऊपर के फ्लोर से किसी लड़की के दर्द से चीखने की आवाज़ आती है। अब अगले दिन शाम को आदमी घर आता है शराब के नशे में। वो अंदर आके दरवाजे पर लगे तालिस्मान को देखता है और फ्रस्ट्रेशन में उसे वहाँ से निकाल कर फेंक देता है। फिर वो कमरे में जाके बेड पर सो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि दरवाजे की फाउंडेशन से खून निकलता है। सोफे के नीचे से एक कटा हुआ पैर भी बाहर आता है। ड्रॉअर के नीचे से कटा हुआ हाथ निकल रहा था। हाथ उस आदमी के कमरे की सीलिंग पर चल जाता है। उससे खून की बूंदें टपकती है जो उस आदमी के चेहरे पर गिरती है, जिससे वो उठ जाता है। इसी के साथ वो हाथ नीचे फ्लोर पर गिरता है और आगे चलने लगता है। वो आदमी डर से बेड से गिर जाता है और फ्लोर पर खून देखता है और डरता है। जिस तरह हाथ गया था, कट रिकॉर्ड अगेन, जिस तरफ वो हाथ गया था वहाँ से एक एंटिटी उठती है जिसका फेस नहीं था। वो एंटिटी उस आदमी की तरफ बढ़ती है और उसको मार देती है और सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हमें फ्लोर पर खून, बाल और वो तालिस्मान दिखाया जाता है। साथ ही में उस आदमी की लाश भी दिखाई जाती है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है। अब एपिसोड की बात करूँ तो इस एपिसोड की स्टोरी लाइन और एग्जीक्यूशन दोनों ही बहुत वीक है। स्टोरी में चाइनीज़ और जापानीज़ तालिस्मान को दर्शाया गया है और उसके प्रति लोगों के विश्वास को। इस एपिसोड में कटे हुए हाथ, पैर और उस एंटिटी का कनेक्शन सीरीज के पिछले एपिसोड से हो सकता है। पिछले एपिसोड में एक लड़का गायब हुआ था और एक पुलिस ऑफिसर भी मरा था। साथ ही हमें एक औरत दिखाई गई थी जिसका फेस भी डिफॉर्म्ड था। इस एपिसोड में उस एंटिटी का भी फेस डिफॉर्म था। हो सकता है इंटरडायमेंशनल ट्रैवल से इसका भी जन्म हुआ हो और कटे हुए हाथ और पैर का भी इससे संबंध हो सकता है। अब बात करते हैं एपिसोड 8 की। एपिसोड की ओपनिंग में हमें एक औरत बेसमेंट के एक कमरे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। वो बेसमेंट के एक कमरे के पास जाकर दरवाजे के नीचे कटआउट बना था वहाँ पर खाना रख देती है। कमरे के अंदर से एक बच्चा उस बॉल को लेता है और वो औरत वापस ऊपर चली जाती है और सीन यहीं पर कट होता है। अब हमें कुछ रेफरेंस दिया जाता है एक प्रकार के काले जादू के बारे में जो कोरियन पेनिनसुला में किया जाता था और शायद किया जाता हो, किसे पता। इस काले जादू को योम्मे कहा जाता है। इसमें तांत्रिक बच्चों को किडनैप करते हैं और उन्हें जानबूझकर भूखा रखा जाता है जब तक कि वो मरने की कगार पर ना हो। इसके बाद वो उन बच्चों को मार देते हैं और उनकी आत्मा को पकड़ लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए। अब हमें वो औरत फिर दिखाई जाती है जो एक प्रेयर रूम में थी और वो न्यूज़पेपर कटिंग्स को देखती है जिसमें बच्चों के अगवा होने और मरने के बारे में लिखा था। अब वो प्रे करती है और एक तारीख चुनती है मौत के लिए, अपनी नहीं पर उस बच्चे की। वो 24 तारीख डिसाइड करती है। फिर वो एक प्लेट में मीट और चाकू लेकर नीचे बेसमेंट में के कमरे में जाती है। वहाँ वो उस बच्चे को मीट दिखाती है। बच्चा आगे बढ़ता है पर वो उसे मीट के लिए तड़पाती है। फिर वो पास में पड़े एक मटके जैसे वेसल में मीट को डालती है और उसे अंदर से लेने को कहती है। वो बच्चा अंदर जाता है और वो उसे चाकू से मार देती है। अब उस औरत का शरीर अचानक से हिलने लगता है। वो अजीब बर्ताव करती है। अब उसकी आंखें दिखाई जाती है, इसकी पुतलियाँ बदल कर छोटी हो जाती है। सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में वो औरत बाहर दिखाई जाती है जहाँ वो एक बॉक्स के अंदर कटे हुए पैर को ज़मीन में गाड़ती है और फिर पागलों की तरह आसमान में देखते हुए हंसने लगती है। अब रात का समय था। उस तांत्रिक के पास एक औरत आती है। तांत्रिक कहती है मुझे किसी की मौत दिख रही है, जिस पर वो औरत पूछती है किसकी। वो तांत्रिक कहती है तुम्हारे हस्बैंड की। औरत पूछती है कब, जिस पर तांत्रिक कहती है शायद अगले साल। उस तांत्रिक की गर्दन झटके मारने लगती है। फिर वो तांत्रिक औरत से पूछती है क्या तुम चाहती हो मैं इससे थोड़ा जल्दी कर दूँ। वो औरत उसे कुछ पैसे देती है इस बात के लिए। अब वो तांत्रिक उसे एक मंत्रित कागज़ देती है जिसे उसे अपने पति के तकिए के नीचे रखना था, जिससे वो सर्दियों के पहले ही मर जाएगा। उस तांत्रिक की गर्दन फिर से हिलती है। वो अपनी गर्दन को पीछे मोड़ती है और उसकी आंखें फिर चेंज होने लगती है। हालांकि वो वापस सही भी हो जाती है। हमें उस तांत्रिक के पीछे के कबर्ड में वो मटका दिखाया जाता है जिसकी मदद से वो काला जादू करती थी।
सीन यहीं पर कट होता है। अब फिर एक और औरत आती है तांत्रिक के पास। वो अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी। वो तांत्रिक से मदद मांगती है। तभी पूरा कमरा हिलने लगता है। तांत्रिक अपने पीछे के कपबोर्ड पर हाथ मारती है तो सब कुछ शांत हो जाता है। वो तांत्रिक उस औरत से पूछती है, तुम्हारी बच्ची खो गई है तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो औरत कहती है, मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। कमरे में सारी मोमबत्तियाँ बुझ जाती है। वो तांत्रिक घबराने लगती है। उसकी गर्दन फिर से झटके मारने लगती है। उसकी आंखों के साथ कुछ हो रहा था, पर वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों को दिखाया जाता है तो उसमें से कोई बच्चा या बच्ची पुकारने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो बाहर निकलना चाहती थी वहाँ से। वो तांत्रिक खुद को कंट्रोल कर लेती है और उस औरत को जाने को कहती है। वो उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देती है। वो तांत्रिक चीखते हुए उस औरत को बाहर निकलने को कहती है और उसकी आवाज़ में बदलाव आता है, जैसे कि कोई बच्चा बोल रहा हो। वो अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लेती है। अब रात को तांत्रिक सो रही थी कि अचानक से उसकी नींद उड़ जाती है। वो प्रेयर रूम में जाती है तो वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था। वो सबको ठीक करने की कोशिश करती है और फिर आत्मा से मदद मांगती है। कपबोर्ड में पड़ा वो मटका एकदम से गिर जाता है और उसमें रखे हुए चावल जो काले पड़ चुके थे वो भी बाहर गिर जाते हैं। वो तांत्रिक अब अजीब बर्ताव करती है, जैसे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जैसे उसे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। वो अब आगे बढ़ती है, चावल को खाने लगती है। अब वो थोड़ी देर में दर्द में तड़पती है। वो ज़मीन पर रेंगने लगती है। उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। फिर उसके पेट पर किसी बच्चे की आकृति दिखाई जाती है। वो तांत्रिक दर्द में चीखती है और उसके पेट को फाड़कर एक बच्चे का हाथ बाहर निकलता है और वो यहीं पर मर जाती है। अब हमें वो बच्चा अपने आप बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। सीन यहीं पर कट होता है। हमें उस तांत्रिक के घर के बाहर एक औरत की लाश लटकती दिखाई देती है, जिसका चेहरा तो नहीं दिखाई जाता, पर कपड़ों से ये पता जरूर चल जाता है कि वो ये वही औरत है जो अपनी बच्ची को ढूंढते हुए तांत्रिक के पास आई थी। अब हमें उस स्पॉट को दिखाया जाता है जहाँ उस बच्ची के कटे पैर दफनाए गए थे। वहाँ उस ग्रेव पर एक प्लांट उग गया था। एपिसोड इसी के साथ ख़त्म होता है। अब आते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन पर। देखा जाए तो ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था। इसको किसी लेजेंड से नहीं जोड़ा गया, पर एक बहुत ही ताकतवर ब्लैक मैजिक के बारे में बताया गया है। इस एपिसोड में तांत्रिक बच्चों को मारती है शक्तियों के लिए। वो उन स्पिरिट्स को एक मटके में कैद करती है जिसमें चावल रखे जाते हैं। वो चावल असल में उस ब्लैक मैजिक की वजह से काले पड़ जाते हैं। वो स्पिरिट तांत्रिक को ओवर पावर करके उसे चावल खिलाती है, जिससे वो उसके पेट से बर्थ लेकर एक फिजिकल फॉर्म में आ सके। साथ ही बाहर ग्रेव पर एक प्लांट उगता हुआ दिखाया जाता है जो सिंबलाइज करता है एक बर्थ को। गोईधाम पार्ट 2 के नरेशन के साथ ही सीज़न 1 ख़त्म होता है। इस सीज़न में कुछ एपिसोड काफ़ी अच्छे रहे, कुछ ठीक ठाक रहे और कुछ काफ़ी ज़्यादा बुरे थे। मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा एपिसोड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं आप लोगों से मिलूँगा अगले वीडियो में किसी और नई मूवी या सीरीज़ का नरेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे बेल आइकन को दबाना भूलना मत, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज, टेक केयर एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम।